नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और देश की बात में आपका स्वागत है। भारत जो नफरतों और विभाजनों की लड़ाइयों की त्रासदियां झेलकर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना है, फिर से नफरतों की संकरी गलियों की ओर मुड़ता नजर आता है। देश में नफरत की सीढ़ी के जरिए सत्ता के शिखर तक पहुंचने की कवायदों ने आपसी भाईचारे और मजहबी समन्वय को चोट पहुंचाई है। नफरतों को फैलाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग जमकर किया जा रहा है। इसमें आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो गई है। लेकिन नफरतों के सौदागरों की इस खेल में देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, और वह यह है कि इस नफरत के खेल में युवा अपनी समझ खो रहे हैं और आपसी सद्भाव, प्रेम और भाईचारे को भूल रहे हैं। हाल ही में आपने मीडिया में सुली डील और बुल्ली बाई के बारे में सुना होगा। इस पर भी बात करेंगे और साथ ही कर्नाटक में पैदा हुए हिजाब के झगड़े पर भी बात होगी। दरअसल ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म गिटहब का इस्तेमाल करते हुए सुली डील ऐप पर मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें अपलोड किए जाने के करीबन 6 महीने बाद एक बार फिर से ऐसी घटनाएं सामने आई थी, जिसमें बिना सहमति के सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें बुल्ली बाई नाम के ऐप पर अपलोड की गई। क्या है सुली डील्स? 4 जुलाई 2021 को कई ट्विटर यूजर्स ने सुली डील्स नाम के एक ऐप के स्क्रीनशॉट शेयर किए। इस ऐप को ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म गिटहब पर एक अज्ञात समूह द्वारा बनाया गया था। ऐप में एक टैगलाइन थी जिस पर लिखा हुआ था सुली डील्स ऑफ द डे, और इसे मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरों के साथ लगाया गया था। ऐप बनाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट से अवैध रूप से मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें एकत्र करते थे, उन्हें सुली डील्स ऐप पर अपलोड करते और यूजर्स को नीलामी में भाग लेने के लिए कहते। बुल्ली बाई ऐप क्या है? आपको बता दें कि गिटहब अनिवार्य रूप से एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें ओपन सोर्स कोड का भंडार है। सुली डील्स की तरह ही बुल्ली बाई ऐप भी गिटहब पर बनाया गया और इस्तेमाल किया गया। एक महिला जिसकी तस्वीर बुल्ली बाई पर प्रदर्शित की गई, उसने मीडिया को बताया कि ऐप ठीक उसी तरह काम करता है जैसे सुली डील करता है। यह पोर्टल कथित तौर पर शनिवार 1 जनवरी को लॉन्च किया गया था और इसमें अपमानजनक कंटेंट के साथ पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों और प्रसिद्ध हस्तियों सहित मुस्लिम महिलाओं की कई तस्वीरें थी। वहीं पुलिस जांच में सामने आया है कि बुल्ली बाई ऐप पर मुस्लिम महिलाओं की बोली लगवाने की मास्टरमाइंड महज 18 साल की लड़की निकली है। मुंबई पुलिस ने आरोपी श्वेता सिंह को उत्तराखंड के रुद्रपुर से अरेस्ट किया है। पुलिस ने बताया कि श्वेता को गिरफ्तार करने वाली मुंबई पुलिस की टीम फिलहाल रुद्रपुर में ट्रांजिट रिमांड पर लेने की प्रक्रिया पूरी कर रही है। ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद बुधवार को उसे मुंबई लाया जाएगा। उधर इस मामले में बेंगलुरु से गिरफ्तार किए गए 21 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर विशाल झा मुंबई के बांद्रा मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में पेश किया गया था। तकरीबन आधे घंटे की सुनवाई के बाद आरोपी को 10 जनवरी तक के लिए पुलिस रिमांड पर सौंप दिया गया है। झा बिहार का रहने वाला है। मुंबई पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्य आरोपी युवती बुल्ली बाई ऐप से जुड़े 3 अकाउंट हैंडल कर रही थी। सह आरोपी विशाल कुमार ने खालसा सुपरमेसिस्ट के नाम से खाता खोला। मुख्य आरोपी युवती और विशाल दोनों अच्छे दोस्त हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से दोनों की दोस्ती हुई। मुंबई पुलिस के अनुसार दोनों नाम बदलकर सोशल मीडिया में अकाउंट चलाते थे। इन्होंने सिख संगठनों के नाम से कुछ अकाउंट खोल रखे थे। साइबर सेल की टीम इन सोशल अकाउंट्स की जांच कर रही है। फिलहाल महिला की पहचान उजागर नहीं की गई है। वहीं सुली डील विवाद में दिल्ली और उत्तर प्रदेश की टीम ने 2 FIR दर्ज की थी। दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा सुली डील विवाद में 2 अलग-अलग FIR दर्ज करने के 5 महीने बाद भी गिरफ्तारी या जांच में कोई प्रगति नहीं होने पर मामला लगभग ठप पड़ा हुआ है। कर्नाटक के कोपा स्थित सरकारी महाविद्यालय के प्रबंधन के सामने उस समय विचित्र स्थिति पैदा हो गई जब यहाँ के विद्यार्थियों का एक धड़ा कथित रूप से हिजाब पहनकर आ रही मुस्लिम लड़कियों का विरोध करने के लिए भगवा रंग का स्कार्फ पहनकर कक्षा में आ गया। बालागढ़ स्थित राजकीय डिग्री कॉलेज ने कथित तौर पर शुरुआत में विद्यार्थियों को भगवा स्कार्फ पहनकर कक्षा में आने की अनुमति दे दी थी और लड़कियों को हिजाब पहनकर नहीं आने को कहा था, लेकिन अब उसने 10 जनवरी तक सभी को अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी पहनकर आने की अनुमति दे दी है। महाविद्यालय के प्राचार्य अनंत मूर्ति ने कहा कि हम 10 जनवरी को अभिभावक शिक्षक बैठक कर रहे हैं जिसमें जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इस मुद्दे पर जो फैसला होगा वह सभी के लिए बाध्यकारी होगा। उन्होंने कहा कि 3 साल पहले इसी तरह की बैठक में फैसला किया गया था और सभी अब तक उसका अनुपालन कर रहे थे। मूर्ति ने कहा सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कल कुछ विद्यार्थी कक्षा में अचानक भगवा स्कार्फ पहनकर आ गए। उन्होंने कुछ छात्राओं के परिधान पर आपत्ति जताई। बीकॉम पाठ्यक्रम में द्वितीय वर्ष के छात्र विनय कूपा ने आरोप लगाया कि मुस्लिम लड़कियां कॉलेज में हिजाब पहनकर आ रही हैं। छात्र ने कहा कि 3 साल पहले भी इस तरह के विवाद महाविद्यालय में पैदा हुआ था और यह फैसला किया गया था कि कोई भी हिजाब पहनकर नहीं आएगा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से महिलाएं हिजाब पहनकर महाविद्यालय आ रही हैं, इसलिए हमने कल भगवा स्कार्फ पहनकर महाविद्यालय आने का फैसला किया।
अब बात मानवता की सेवा की, जहां एक और बेटियों को पैदा होने से पहले ही कोख में मार दिया जाता है, वहीं हरियाणा के नरवाना क्षेत्र में सुखदुआ समाज ने एक बेटी को गोद लेकर इतिहास रचा है। सुखदुआ समाज का कहना है कि बेटियों से ही संसार बढ़ता है और बेटियां ही संसार का अस्तित्व हैं। बता दें कि सुखदुआ रेशमा माई ने एक बेटी को गोद लिया है। बेटी के नामकरण पर हिसार रोड स्थित आश्रय स्थल में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया और बेटी का नामकरण किया गया। रेशमा माई ने बताया कि बेटी का नाम काव्या रखा गया है। उन्होंने बताया कि उनकी इच्छा थी कि एक बेटी को गोद लिया जाए। रेशमा माई ने कहा कि बेटियां दो घरों को बसाती हैं, पहले पिता का घर और उसके बाद ससुराल का घर। उन्होंने बताया कि एक गरीब परिवार के घर कई बेटियां थी तो उन्होंने एक बेटी को गोद लिया है। रेशमा माई ने कहा कि बेटियों से ही संसार बढ़ता है। उन्होंने समाज को संदेश देते हुए कहा कि अगर बहू चाहिए तो बेटी को भी पैदा करना होगा। इस अवसर पर आसपास के क्षेत्र से सुखदुआ समाज के लोगों सहित शहर के अन्य लोग भी मौजूद रहे। ढोल व डीजे की थाप पर सुखदुआ समाज के लोग जमकर नाचे और बेटी को गोद लेने की खुशी मनाई। वहीं शहर के लोगों ने भी रेशमा माई की इस पहल की प्रशंसा की है। छत्तीसगढ़, बिहार व मध्य प्रदेश के विभिन्न ब्लॉकों में डेरा सच्चा सौदा के प्रेमियों द्वारा नाम चर्चाओं का आयोजन किया गया और जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए गए। अवतार महीने के उपलक्ष्य में हैदराबाद ब्लॉक, सुपौल बिहार, बैकुंठपुर छत्तीसगढ़, ब्लॉक आमला मध्य प्रदेश में नाम चर्चाएं आयोजित की गई और इनमें सैकड़ों कंबल वितरित किए गए। वहीं महाराष्ट्र के ब्लॉक पुणे, मुंबई की साध संगत ने शाह सतनाम जी परम सुख आश्रम कलोते मोकाशी मुंबई में पवित्र भंडारे की नाम चर्चा का आयोजन किया, जिसमें जरूरतमंद बच्चों को स्कूली बैग व स्टेशनरी वितरित की गई। एक और मुख्य मुद्दे की बात जिस पर ध्यान जाना बहुत जरूरी है। एक तरफ देश में कोरोना की तीसरी लहर सामने खड़ी है और वहीं देश के बहुत से राज्य लोगों की जान के प्रति कितने संवेदनशील हैं, ये रिपोर्ट बताती है। कोरोना की तीसरी लहर के बीच एक बार फिर से कोविड रिलीफ फंड को लेकर चर्चा हो रही है। केंद्र सरकार ने दावा किया है कि कोरोना के लिए बने फंड से निर्धारित राशि का 50% जारी किया जा चुका है, लेकिन दूसरी ओर कई राज्यों ने अब तक आधी राशि तो क्या 25% राशि भी खर्च नहीं की। वहीं कोविड फंड खर्च करने के मामले में महाराष्ट्र का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। कोविड-19 से निपटने के लिए हेल्थ सिस्टम के बुनियादी ढांचे को बेहतर करने के लिए केंद्र द्वारा जारी किए गए धन का 1% से भी कम खर्च किया गया है। सभी राज्यों को मिलाकर देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज सेकेंड फेज के तहत अब तक जारी किए गए 6075 करोड़ रुपए में से केवल 1689 करोड़ रुपए या लगभग 27% राज्यों द्वारा खर्च किए गए हैं। चलते चलते आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। झारखंड के पाकुड़ में बुधवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई। साहिबगंज से दुमका जा रही बस लिटीपाड़ा अमड़ापाड़ा रोड पर पडेर कोला के पास गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक से टकरा गई। बस में 40 से ज्यादा लोगों के सवार होने की जानकारी मिली। इसमें करीबन 20 लोग घायल हैं। पाकुड़ एसपी एचपी जनार्दन ने कहा कि अब तक 15 शव बरामद किए जा चुके हैं। बस के अंदर के लोगों को निकालने का काम अभी जारी था। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 58,097 नए मामले सामने आए हैं। मंगलवार को 37,389 संक्रमित मिले थे। इसी तरह पिछले दिन की तुलना में संक्रमण के 55% मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। देश भर में 26 दिसंबर को करीबन 6,531 मामले दर्ज हुए थे, यानी 10 दिनों में नए मामलों की संख्या में 790% बढ़ोतरी हुई है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। सर्दी के मौसम में कोहरा और धुंध से उत्तर प्रदेश व बिहार से सूरत आने वाली ट्रेनों के लेट होने का सिलसिला शुरू हो गया है। सूरत आने वाली ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से आ रही हैं। ये ट्रेनें अपने निर्धारित समय से 5 से 6 घंटे की देरी से चल रही हैं। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की एक अहम मीटिंग हुई। इसमें भारत बायोटेक कंपनी की नेजल वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर मंजूरी देने का विचार किया गया। मीटिंग के बाद कमेटी ने वैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल को मंजूरी दी है। माना जा रहा है कि ट्रायल के बाद नेजल वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर इमरजेंसी यूज की अनुमति मिल सकती है। महाराष्ट्र की मदर टेरेसा के रूप में फेमस पद्मश्री सिंधुताई सपकाल का मंगलवार रात पुणे में निधन हो गया। 73 वर्षीय सिंधुताई सेप्टिसीमिया से पीड़ित थी और पिछले 1.5 महीने से उनका इलाज पुणे के गैलेक्सी हॉस्पिटल में जारी था। पिछले साल उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बेघर बच्चों की देखरेख करने वाली सिंधुताई के लिए कहा जाता है कि इनके 1500 बच्चे, 150 से ज्यादा बहुएं और 300 से ज्यादा दामाद हैं। सिंधुताई ने अपनी जिंदगी अनाथ बच्चों की सेवा में गुजार दी। उनका पेट भरने के लिए कभी ट्रेनों में भीख तक उन्होंने मांगी।
हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कुरुक्षेत्र के शाहबाद पुलिस थाने का औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। उनको देखकर थाना स्टाफ में हड़कंप मच गया। विज ने निरीक्षण के दौरान कई व्यवस्थाएं जांची। इस दौरान कई कर्मचारी गैर हाजिर मिले। गृह मंत्री ने इसको लेकर अधिकारियों से जवाब तलबी की। कोरोना महामारी की चपेट में आने से बच्चों को बचाने के लिए अभिभावक काफी सजग हैं। इसके लिए हरियाणा में 2 दिनों में कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले बच्चों का आंकड़ा 1.5 लाख पार कर गया। 2 दिनों में 1,51,503 बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगवाई गई। पहले दिन 54,789 और दूसरे दिन 96,524 की डोज लगाई गई। प्रदेश में 15 से 18 साल से कम आयु वर्ग के कुल 15,40,000 बच्चे हैं। कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले जिलों में दूसरे दिन अव्वल हिसार रहा। वहीं पानीपत दूसरे नंबर पर खिसका, जबकि फतेहाबाद में सबसे कम 812 बच्चों ने डोज लगवाई। नमस्कार।